सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग। यार एक बार आप सब अगर गुड अपना इवनिंग। मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया या फिल करना है अभी? फिल करना है सर। करना है अभी। करना है। मेरा भी बाकी। ठीक है तो ओके। तो आप जी। सबका अभी आप सब वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, मतलब उस हिसाब से बताता हूँ मैं। सर मेरा नाम नाम वर्किंग हूँ सर। मैं फुल टाइम वर्किंग अभी, नॉन वर्किंग। ओके। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ना, जब भी आप नोटिफिकेशन फिल करोगे तो बड़े ध्यान से फिल करना। अगर आपकी जो डिग्री है वो डुअल स्पेशलाइजेशन में है, अगर एमबीए इन फाइनेंस एंड एचआर, फाइनेंस एंड बैंकिंग किसी के भी साथ है, तो आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जिसमें स्पेसिफाई करेंगे कॉलेज वाले कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है मतलब जो वेटेज है फाइनेंस की, या तो वो इक्वल है या मोर देन है। अगर वो सर्टिफिकेट आप कॉलेज से ला देते हो तो आपका एलिजिबिलिटी है, अदरवाइज वो आप एग्ज़ाम तो दे दोगे बट बाद में वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना वाइल फिलिंग द फॉर्म फॉर दिस पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट। ठीक है। एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी? तो हाँ जी। सर मेरा एक डाउट मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे मेरा जो एमबीए है वो हाँ जी, बोलिए। ओके, मेरा एमबीए मेजर है, फाइनेंस में मेरा मेजर है। बट सर सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो लिखा है कि एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग ऐसा है, बट मेरा मेजर जो है वो फाइनेंस है। तो उसके लिए भी क्या मेरे को कॉलेज से लानी पड़ेगी? आपकी डिग्री पे मतलब लिखा हुआ है कि मेजर फाइनेंस है? वो नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जस्ट नॉर्मल लिखा है फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आपको प्रोड्यूस करना होगा सर्टिफिकेट। ओके ओके। हाँ, आपके कॉलेज से एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें कॉलेज वाले स्पेसिफाई करेंगे कि जो आपकी फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन है उसकी वेटेज जो है वो इक्वल है या मार्केटिंग से ज़्यादा है। वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके सर, ओके इससे कोई फॉर्मेट रहेगा? ओके सर। क्या कह रहे? कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा इस चीज का, मतलब नहीं, इस फाइनेंस चीज़ का का कोई जो फॉर्मेट नहीं है। ये तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट, मतलब कॉलेज वाले चाहे कैसे भी लिख के दे दे, इसका कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जस्ट एक कॉलेज के स्टैम्प के साथ कॉलेज के लेटर हेड पे लिख के आना होगा कि वो जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस में है मेजर या इक्वल है। उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहेगा। ठीक है। ओके ओके। सर। अब जैसे देखो। तो सर हाँ जी। मेरा पीजीडीएम था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और मेरा भी सेम मार्केटिंग एंड फाइनेंस था, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट फाइनेंस था। बट उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे लिए भी सेम एप्लीकेबल रहेगा ना कि एक वो लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट आपको भी कॉलेज से? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने कॉलेज से। ठीक है। ओके। हाँ जी। और अब जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, लेकिन देखो मैं अपना एक वो दे रहा हूँ इसमें, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें ऐसा है, जब मैं अपनी स्टडी तैयार कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था इस पोस्ट के लिए, तो मैं भी फुल टाइम वर्किंग था उस टाइम पे। और फुल टाइम वर्किंग के साथ प्रिपरेशन करना इसके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इसमें पहले मैं बताता हूँ कि होता कैसे है। इसमें दो दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन कंसिस्ट ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स। पेपर टू इज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। तो पेपर वन में जो इंग्लिश होती है वो 25 मार्क्स की होती है, रीजनिंग भी 25 मार्क्स की होती है, क्वांट्स जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है। पेपर टू प्रोफेशनल नॉलेज इज ऑफ 100 मार्क। तो पेपर वन और पेपर टू एक अलग अलग चीज़ है। पेपर वन में क्या है ना, कि जैसे इंग्लिश के 25 मार्क्स है, तो 25 में से यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दैट इंग्लिश एग्जाम। कि 25 में से जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, इट्स अराउंड 3.5। तो अगर आपके इंग्लिश में 25 में से 3.5, मतलब ये एक एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे अभी याद नहीं है, मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही थी उस एग्जाम की। तो सपोज जैसे 25 में से कट ऑफ गई है 3.5 इंग्लिश की, रीजनिंग की चली गई लेट सपोज 5, मैथ की चली गई 8। तो आपने अगर 25 में से 3 मार्क्स ले लिए तो आपका इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो गया। आपने 25 में से 5 ले लिए तो आपका रीजनिंग का पेपर क्वालिफाई हो गया। आपने 50 में से 8 मैथ में ले लिए, क्वांट्स में ले लिए, तो आपका क्वांट का पेपर क्वालिफाई हो गया। जब आपके ये तीनों पेपर क्वालिफाई, पेपर वन आपका क्वालिफाई हो जाता है ना, तो ही आपका पेपर टू चेक होएगा। अदरवाइज आपका पेपर टू वो चेक ही नहीं करेंगे, वो आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, आपको कैंसिल मतलब डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपको सिर्फ पेपर वन जो है ना वो क्वालिफाई करना है। आप
आपने अगर 25 में से 3 ले आए तो आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो गया। ये नहीं है कि आपको 25 में से 25 ही टारगेट करने हैं। यू जस्ट नीड टू स्कोर 3 और 4 मार्क्स। तो मतलब अपना टारगेट बनाकर चलो कि आपको 25 में से 10 से 15 नंबर लेने हैं। ज़्यादा का उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 इज जस्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर, कि अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो ही आपका पेपर 2 चेक होएगा। तो पेपर 1 में आपने क्वालिफाई कर लिया, जो भी उनकी कट ऑफ थी, और उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होएगा। तो 100 में से उसके बाद फिर आपके मार्क्स जुड़ते हैं। आपने लेट सपोज कि 100 में से 25 आप मार्क्स ले आए, ठीक है। 25 मार्क्स आपके आ गए, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। 50 में से यू नीड टू स्कोर, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं, मिनिमम 50%। सो 50 में से 25 मार्क्स आपको लेने कंपलसरी होते हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर 25, मीन्स आपके सपोज 24.5 आ गए, तो आपको वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपके चाहे पेपर 2 में 100 में से 100 आ रखे हो, बट आप रिजेक्ट हो क्योंकि आप इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इसमें इस जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में क्या सबसे बड़ी वो है कि आपको हर लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको इंटरव्यू के भी मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आपको सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। आपने इंटरव्यू में 25 ले आए और आपके उसमें आ रखे हैं पेपर 2 में 100 में से 20, तो टोटल कितना हो गया 45। उसके बाद एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है बाहर, वो आती है टोटल की, कि आपके टोटल कितने हैं, और उस हिसाब से फिर वो सिलेक्शन लिस्ट को पब्लिश करते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू प्रिपरेशन, कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे करी थी। मैंने जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी वो सिर्फ यूट्यूब पे करी थी। यूट्यूब जो है वो ज्ञान का भंडार है। आप अब जैसे टाइम बहुत कम है, इसमें क्या होता है ना कि बड़ी जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कि आपका आज अभी जैसे इन्होंने आज से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए, और 24 और 25 मार्च इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द दिस पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट 2 बार का इनका वो रहा है शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग ये विद इन अ मंथ और मंथ एंड अ हाफ मंथ, ठीक है, वो एग्ज़ाम शेड्यूल कर देते हैं। तो इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता प्रिपरेशन करने का। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, ये लगा लो कि इनका जो सारा प्रोसेस होता है ना, 3 से 4 महीने का ओवरऑल प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी लास्ट की सिलेक्शन वाली मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। तो 3 से 4 महीने में सब कुछ कर देते हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप इतना कुछ पढ़ पाओ इतना। तो इसमें कैसे आप टारगेट करो अपना, कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। अब जैसे कि मेरा क्या था कि मैंने जब रीजनिंग अपना क्वांट्स का सिलेबस देखा, तो क्वांट्स मेरी वीक थी। तो मैंने क्वांट्स में क्या करा कि मैंने उसका सिलेबस देखा कि क्वांट्स में क्या-क्या आता है, ठीक है? और मैंने क्वांट्स में ऐसे 4 टॉपिक पकड़ लिए, जो मतलब ईज़ी भी है करने और ज़्यादा बढ़िया भी रहेंगे, जो मतलब मतलब मेरा हाथ बैठा हुआ उनके ऊपर। तो 4 टॉपिक वो पकड़ लिए, प्लस डीआई। डीआई के भी 2 से 3 सेट आते हैं, जो क्रैक करना ईज़ी रहता है, ठीक है? तो अपना टारगेट उस हिसाब से करो कि क्वांट्स में 4 टॉपिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 ही करके जाओ, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा करो। मैं ये एक लिमिटेड टाइम के लिए बता रहा हूँ। तो अपने 4 से 5 टॉपिक पढ़ लिए, वो अच्छी तरह कर लिए, साथ में अपना डीआई की प्रैक्टिस करो। तो अगर आप ये सब करते हो तो आपका क्वांट्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है? ऐसे ही रीजनिंग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो थे उस पे सिटिंग अरेंजमेंट। अब जो मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम था, उसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ थी, ठीक है। 25 में से मतलब ये लगा लो कि मैं खुद पर्सनली 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया था, इतनी टफ थी उस टाइम रीजनिंग। तो रीजनिंग वही बात है, अगर मेरे लिए टफ है तो वो सबके लिए भी टफ रहेगी। तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस थे सिटिंग अरेंजमेंट पे, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन थे, और अपना मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अच्छा एक ट्री मैप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या करा था रीजनिंग में भी 3 से 4 अपना, इसमें क्या है ना कि आप अपना ऑनलाइन यूट्यूब करो या वो करो गूगल पे। गूगल पे ना आपको वो आ जाएँगे इसके पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉक पेपर निकल जाएँगे गूगल पे। एक साइट है जो आपको 2 से 3 मॉक फ्री देती है, मतलब रिटन टेस्ट के लिए फ्री मॉक देती है। तो उस पे जब जाओगे ना आपको पता चल जाएँगे, आपको हिसाब लग जाएगा कि हाँ ठीक है, इस टाइप की रीज़निंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने क्या करा था, अड्डा 24/7 की वीडियोज़ देखता था रीज़निंग के लिए, क्वांट्स के लिए, ठीक है? उससे आपकी रीज़निंग के भी आप अपने 4 से 5 टाइप के ऐसे-ऐसे मतलब पकड़ लो, जिसमें आप अपना हाथ अच्छा बिठा सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट तो मस्ट है, उसके 2 से 3 सेट तो थे सिटिंग अरेंजमेंट के, तो सिटिंग अरेंजमेंट तो ज़रूर पढ़ के जाना।
और अच्छी तरह सीख के जाना। सिटिंग अरेंजमेंट जो इस बार आया हुआ था वो बहुत डिफिकल्ट वाला सेट आया हुआ था, ठीक है, बट पास भी वही करवाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट ही। और अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है ना कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में बहुत डिफिकल्ट रहता है इंग्लिश का जो पेपर रहता है। अड्डा 24/7 भी कई बार तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा कराते हैं, बट इन प्रैक्टिकल जो है ना इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी रहता है, सबसे ईजी इंग्लिश का ही पेपर रहता है। तो इंग्लिश में क्या है ना, कुछ चीज़ें जो थी मैं जैसे टारगेट करके गया था, एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो एक पैसेज होता है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, कि मेरे को ये सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब एक वो कर लिया था, मेरा एक ही सेट कर पाया था मैं, जिससे मेरा रीजनिंग इंग्लिश निकल गया था, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से टारगेट करना है कि आप ये मत टारगेट करो कि हाँ मेरे को क्वांट्स का हर एक सिलेबस मतलब हर एक टॉपिक कवर करना है। आप लिमिटेड टॉपिक्स कवर करो, बट उसमें अच्छी स्पीड बनाओ, अच्छा हाथ बिठाओ कि हाँ अगर मेरे पास डिफिकल्टी लेवल हाई भी आ गया तो मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है। आपका इससे पेपर 1 हो जाएगा क्लियर। किसी को डाउट है पेपर 1 में कुछ और कि कैसे कर, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज एज हम सब अपना फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हैं, तो पेपर 2 क्वालिफाई करना थोड़ा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रेशियोज बहुत पूछी जाती है, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में आता है और फाइनेंस के बैकग्राउंड के बारे में आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी रहता है कवर करना। और उसमें जब आप प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ रहे हो ना, तो उसमें क्या मेन होता है, 4 से 5 जो गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स होती है, ठीक है, जैसे पीएमईजीपी लोन के बारे में हो गया, मुद्रा स्कीम के बारे में हो गया, ऐसे कुछ 5 से 6 अपना मेन स्कीम होती है, वो स्कीम पढ़ लो। वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत स्कीम मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में ये हो गया। अब लेट्स कम टू एन इंटरव्यू की इंटरव्यू में क्या होता है। देखो इंटरव्यू में ना सबसे मेन चीज, अब मेरे जब इंटरव्यू हुआ था, मेरे पैनल में 3 मेंबर थे पैनल में, और हर मेंबर ने मेरे से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस करे थे, तो 10 to 12 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं। मैंने उनको साफ बोल दिया कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, आई हैवंट रेड दिस, या मैंने पढ़ा है बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 का मैंने जवाब नहीं दिया था, 2 का मैंने जवाब दिया बट वो गलत हो गया। तो ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने 12 में से ये लगा लो 6 क्वेश्चन ठीक दिए, 2 का मैंने गलत जवाब दिया, और जो मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे उनका मैंने जवाब भी नहीं दिया। बट मेरे इंटरव्यू में 45 मार्क्स आए हुए हैं। वो किस बेसिस पे आते हैं? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हो, ठीक है। अब जैसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन मेरे से आंसर मेरे से गलत निकल गया, ठीक है, गलत निकल गया था मेरे से उसका आंसर। तो क्या है ना कि वो गलत निकल जाते हैं ना, तो वो सामने वाला ये नहीं है कि आपने गलत बोल दिया तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा, नहीं। वो आपको अगला क्वेश्चन उस हिसाब से देगा कि वो आप अपनी गलती सुधार सकते हो, और अगर आपने उस टाइम अपनी गलती सुधार ली तो ठीक है, आपका जो वो पहला क्वेश्चन भी गलत हुआ वो ठीक है, वो चल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं है वहाँ जाकर। मेन चीज़ होती है कि अगर आपके फेस पे घबराहट आ रही है, टेंशन दिख रही है, तो काम खराब आपका। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं आता तो गलत आंसर मत दो उनको, गैस मत करो, साफ बोल दो कि नहीं आता, ठीक है। वो आपको एक एज एन एक्सपीरियंस नहीं देख रहे, वो एक ऐसा फ्रेशर देख रहे हैं हाँ जो अपनी गलतियों से सीख सकता है और जो सीखने को तैयार है। तो गलत मत बोलो, गैस मत करो, जो आता है सिर्फ वही बताओ, ठीक है। अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो पैनल वालों को भी पता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हर चीज़ नहीं पता होगी, तो वो क्या करते हैं ना, उस क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के अलग तरीके से पूछते हैं, बट ये वो चेक करते हैं कि हाँ आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर पता है। अब मेरे को नहीं पता था एक का क्वेश्चन का आंसर, तो उन्होंने क्या करा, उस क्वेश्चन को रिपीट करा बट इन डिफरेंट सेंस। तो उससे क्या है कि मुझे ठीक है, मुझे याद आ गया कि हाँ इसका ये आंसर है, उन्होंने देख लिया कि ठीक है इसको पता है। तो इंटरव्यू में मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। हाँ नॉलेज तो देखो है ही है, नॉलेज के साथ ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी ना, तो उस टाइम मैंने क्या करा था, मैंने मॉक ले लिया था। नॉलेजिस्ट का बैच मैंने ज्वाइन कर लिया था, कि नॉलेजिस्ट के बैच में 2 मॉक देते हैं आपको, एक प्री मॉक और एक जब आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हो एक पोस्ट मॉक, ठीक है। तो उसमें जब आप मॉक देते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मॉक से ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अब मेरा जो पहला प्री मॉक था वो बहुत गंदा गया, मुझे कुछ नहीं आता था। उसके बाद मैंने जब सारा सिलेबस कवर करा
और मेरा मतलब मेरा हर एक चीज़ मैंने रट ली थी काइंड ऑफ। तो जब मैंने सेकंड मॉक दिया ना, उसके बाद मेरे को पैनलिस्ट ने डायरेक्ट ये बोल दिया था कि तुम्हारा तो क्लियर है। बट हाँ, देखो लक का भी होता है कि अगर अगर लक में ही ना हो तो नहीं होगा। बट उन्होंने ऐसा बोल दिया था। तो मॉक के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। तो नॉलेज भी अपना गेन करो और कॉन्फिडेंस भी रखना। ठीक है? अब लेट्स गो फॉर मैं अब एक बार वो दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी। कट ऑफ का वो है मतलब इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज किया था लास्ट ईयर। तो अब आप देख सकते हो। अब इसमें जैसे ये था जो रिटर्न टेस्ट हुआ था। रिटर्न टेस्ट में ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड की नीचे वाली कट ऑफ है और बाकी अदर कास्ट के लिए ऊपर वाली है। ठीक है? तो 25 में से जिसके 2.25 आए हैं रीजनिंग में, तो उसका क्वालिफाई हो गया रीजनिंग का एग्जाम। इंग्लिश में 8.25, क्वांट्स में 3.25। तो आप ये देखो मतलब आपको सिर्फ इतने मार्क्स लेने थे, इससे ज़्यादा मार्क्स ही नहीं लेने थे। तो अगर आपने ये मार्क्स ले लिया, आपका क्वालिफाई। पेपर 2 चेक करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 100 में से जिसके 10.75 मार्क्स आ गए उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और जो फाइनल कट ऑफ गई थी ये रही फाइनल कॉस्ट। एससी कास्ट के लिए 29, एसटी 33, ओबीसी की 30, ईडब्ल्यूएस की 43.5, अनरिजर्व्ड के लिए 55.50 और पर्सन विद डिसेबिलिटी 47। तो आप देखोगे अनरिजर्व्ड में जैसे 55.5 है। तो अगर हम इसका ब्रेकअप करें, मिनिमम 25 तो आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए। और जिसने अगर मिनिमम इंटरव्यू में 25 ले लिए तो इसका मतलब उसको रिटर्न टेस्ट में कितना चाहिए? 30.5 मार्क्स। तो 100 में से जिसके 30.5 मार्क्स आ गए प्रोफेशनल नॉलेज में तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ये जो थी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। इससे भी अगर हम कट ऑफ भी देखें ना तो हमें एक थोड़ा-सा ना वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। और इसका थोड़ा अभी मतलब ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल अभी उतना नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है। तो वी कैन टारगेट फॉर दिस एंड वी विल अचीव दिस श्योरली। किसी को कुछ डाउट हो? यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर आपने जो इंटरव्यू में बताया था मतलब 1 to 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? तो वो मतलब क्वेश्चन किस रिलेटेड थे? मतलब बैंकिंग रिलेटेड थे, फाइनेंस रिलेटेड थे, कि आउटसाइड थे? देखो जब इंटरव्यू का ना कोई भी एक सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू के टाइम आपको हर चीज़ पढ़नी होती है। आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि वो ज़्यादा कोई वो नहीं जाते जनरल अवेयरनेस में, कोई हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे, उस चीज़ पे नहीं जाते वो। जो मेरे से क्वेश्चंस करे गए थे, उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस ही करे थे। पहले तो वही आपका मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरे से इंटरव्यू में जैसे क्या पूछा गया था। पहले उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, ठीक है? मैं कहाँ जॉब करता हूँ, उस प्रोफ़ाइल में मैं क्या काम करता हूँ और एक आप मैं बैंक में क्यों आना चाहता हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट पैनल मेंबर ने इतना पूछा। उसके बाद जो सेकंड पैनल मेंबर ने मेरे से क्या पूछा, रिटेल लोन्स कौन से होते हैं, ठीक है? और लोग रिटेल लोन्स लेना क्यों प्रेफ़र करते हैं? और उस मेरे ख़्याल से यही 2 क्वेश्चन था जो सेकंड पैनल मेंबर से आए थे। उसके बाद जो थर्ड पैनल मेंबर पे मैं गया, उन्होंने मेरे से पूछा नॉन फंड प्रोडक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? साइफ़निंग ऑफ फंड्स क्या होता है? साइफ़निंग ऑफ फंड्स मुझे उस टाइम नहीं याद आया तो मैंने उनको बोल दिया मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और ठीक है, आप हाँ, कि जैसे जो पीएनबी की जॉब है वो पैन इंडिया जॉब है, तो आप पैन इंडिया ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो या नहीं हो? ये बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस थे। करंट रेशियो क्या होती है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है, ये सब क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे बस। मेरा इंटरव्यू जो था वो अराउंड 5 टू 7 मिनट्स चला था। ओके सर सर। एक चीज़ आपसे पूछनी है। हाँ जी। जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे बोले कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 लाना इज़ मैंडेटरी, ओके। सो ऑन व्हाट बेसिस, लाइक अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस, और सर क्या वो लोग मतलब देखते हैं? बिकॉज़ मैंने कुछ जनों से बात किया है, बिकॉज़ दिस विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर क्रेडिट। सो वो बोलते हैं कि हम लोग तो सब सही आंसर दिए थे, फिर भी हम लोग का नहीं हुआ। सो ऐसा क्या रहता है कि वो लोग उसमें उनको सिलेक्ट नहीं करते? देखो उनको लगता है कि उन्होंने अपार्ट सारे फ्रॉम द क्वेश्चन नॉलेज एंड हाँ, अपार्ट कॉन्फिडेंस। फ्रॉम द नॉलेज वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। एक जो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। अब आपको लगता है कि आपने सारे आंसर सही दिए, बट उनको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है या फिर उनको लग रहा है कि आप सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है?
घबरा रहे हो, कुछ भी हो, तो वो उस बेसिस पे भी रिजेक्ट कर देते हैं। समझे? ओके सर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि उनको मतलब ठीक है, उन्होंने बता दिया कि जी, जी। सारे क्वेश्चंस के हम आंसर दे रहे हैं, बट कहीं न उनको ये भी लगता है कि अब देखो, हर बार ये भी नहीं होता कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको 10 के जवाब देने ही मैंडेटरी है। वो एक्सपेक्ट करते, ना हमें 10 के 10 के जवाब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम दें, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन ऐसे अगर नहीं आते ना तो हमें नहीं भी देने चाहिए। उससे ये पता चलता है कि हाँ, बंदा जो है वो रियल जेन्युइननेस से आया है, मतलब ठीक है? अगर आप 10 के 10 के जवाब एकदम फटाक से, जैसे सपोज़ मैंने आपसे पूछ लिया, आपका नाम क्या है? और आपने एकदम बोल दिया कि मेरा नाम ये है। तो उससे क्या दिखता है ना कि वो बंदा रट के आ रखा है, ओके, समझे? ओके। जैसे वो होता नहीं है कि एक गेम की तरह कि जी सर, आपसे वो जी। क्वेश्चन पूछा और आपने एकदम फटाक से जवाब दे दिया। तो वो होता है एक रट्टा मारना। वो रट्टा मारना नहीं, आंसर जो है वो दिल से आना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन को सुनो, फिर 2 से 3 सेकंड उस क्वेश्चन को सोचो माइंड में, फिर रिप्लाई करो। और एक चीज़ सर मेरे को ये पूछना है कि डू दे ओनली प्रेफर लाइक जो लोग मतलब वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब लिखा तो नहीं है, नील है, बट डू दे प्रेफर मोर, लाइक नो, उनका एज ज़्यादा होता है क्या, नहीं, मतलब ओवर ऑल द एस्पिरेंट? ऐसा कुछ नहीं होता ओके। कि उनकी प्रेफ़रेंस ज़्यादा होती है और फ्रेशर की कोई प्रेफ़रेंस नहीं होती, सब इक्वल होते हैं। बट ये होता है कि कहीं न कहीं जैसे कोई बंदा अगर क्रेडिट में काम करके आ रखा है, जैसे सपोज़ अगर आप किसी और बैंक में पहले काम कर रहे हो ओके। और आप लोन में ही हो, तो वो आपको थोड़ा और ग्रिल करते हैं। क्योंकि आपको अगर मतलब आप उसी प्रोडक्ट में हो या वर्किंग कैपिटल में हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो थोड़ा बस इंटरव्यू में ग्रिल करते हैं, क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। राइट। बट ये नहीं होता कि वो प्रेफ़रेंस आपकी वो चेंज कर देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि ओके, आपकी प्रेफ़रेंस ज़्यादा होगी या दूसरे की प्रेफ़रेंस कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर, ओके। हाँ। थैंक यू। जैसे अगर आप नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो क्वेश्चन इस हिसाब से आपसे पूछेंगे कि हाँ, इस बंदे के अंदर सीखने की इच्छा है भी है या नहीं है? वो इस टाइप से फिर वो क्वेश्चनिंग होती है। ओके सर। ओके। इस सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर जो इंटरव्यू रहता है वो मतलब लोकल लैंग्वेज में रहता है या इंग्लिश में ही रहता है ओनली? देखो, ऐसा होता है, अब जैसे लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुए थे, वो सिर्फ़ नोएडा हुए थे। जो भी मतलब जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सबका नोएडा में ही था। तो अब वहाँ पे क्या होता है ना, अब जैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था। ये नहीं होता है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, आप हिंदी में इंटरव्यू दो। लोकल लैंग्वेज में अब जैसे कि सपोज़ कोई साउथ का बंदा आ रहा है, तो वो अब उसको आती ही कन्नड़ है, ठीक है? तो वो और यहाँ पे जो पैनल है, वो पैनल में अगर कन्नड़ ना आती हो किसी को, तो वो कन्नड़ में तो नहीं इंटरव्यू दे पाएगा ना। तो उसको क्या है, फिर वो इंग्लिश एक मीडियम होता है कि इंग्लिश में वो अपना इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है? लोकल लैंग्वेज में दे सकते हो अगर आपके पैनल में सॉरी, अगर आपके पैनल में लोकल लैंग्वेज आती है उनको, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। क्योंकि जो पैनल मेंबर्स होते हैं, बाकी वो भी ऑल ओवर इंडिया ही आते हैं ना। राइट सर, तो मतलब हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश, राइट? नहीं, नहीं, हिंदी में भी दे सकते हैं और मैंने अपना हिंदी में ही दिया था। जिसमें मैं बताऊँ, लैंग्वेज डज़न्ट मैटर, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो, आप उसी में दो, ठीक है? वो चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ जाके वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो तो आप हिंदी में दो। हिंदी में भी ये नहीं है कि जो हिंदी में दे रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन पता है, हम पीएनबी बैंक में ना पोस्टर लगे हुए हैं कि अगर आप हमसे हिंदी में बात करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। एक पीएनबी बैंक है जो हिंदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बहुत बढ़ावा देता है। इवन यहाँ पे हिंदी के बहुत कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। राइट सर, थैंक यू। हुँ। एनी मोर क्वेश्चन? आई हैव वन क्वेश्चन। हुँ। सो इसमें पीएनबी में जो क्रेडिट ऑफिसर का हो रहा है, तो उसमें वर्टिकल क्या रहता है? आई मीन प्रोडक्ट क्या रहता है? लाइक एमएसएमई और ऑटो लोन, और व्हाट दे आर हायरिंग फॉर? देखो, वैसे तो जो अपना ये रहता है, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर्स के जो बैच ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि वर्टिकल आपको पहले ही मतलब वो सिलेक्ट करके देते हैं। इसमें क्या होता है ना, अलग-अलग टाइप से होते हैं यहाँ पे। पीएनबी में क्या होता है ना, मतलब वो होता है जैसे अप टू 10 लाख जो लोन होता है वो ब्रांच में होता है। 10 लाख से ऊपर का जो लोन होता है वो जाता है पीएलपी, और पीएल अप टू 1 करोड़ पीएलपी में रहता है, ठीक है? एमएसएमई में जो भी 1 करोड़ से ऊपर का लोन हो गया वो जाता है एमसीसी। तो इसमें डिपेंड करता है कि वो आपको पोस्टिंग्स कहाँ दे रहे हैं।
अगर आपकी पोस्टिंग एमसीसी में होगी तो आप एमएसएमई में डील करोगे। अगर आपकी पोस्टिंग पीएलपी में होगी तो आप एमएसएमई में भी डील करोगे, बट मोस्टली आप रिटेल लोन्स में डील करोगे। अगर आपकी पोस्टिंग ब्रांच में होगी तो ब्रांच में आप सिर्फ रिटेल लोन में डील करोगे। वो डिपेंड करता है पोस्टिंग पे। ओके, गॉट इट। हाँ, और वो पोस्टिंग डिपेंड करती है कि जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो वहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। जहाँ रिक्वायरमेंट होएगी वो वहाँ लगा देते हैं। अब किसी और को कोई क्वेश्चन है? सर अगर वो पैनल इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू मतलब आप पान इंडिया के लिए जाना मतलब प्रीफर कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर कैसे देगा, मतलब रिलोकेट करने के लिए रेडी है या नहीं है? देखो, उसका आंसर तो यही होगा कि हाँ सर, मैं अब जैसे मेरे से पूछा गया था कि पीएनबी में आप रिलोकेट कर लोगे या नहीं करोगे, तो मैंने उनको ये बोला कि सर जब नोटिफिकेशन निकली थी तो मुझे पहले ही मेरा माइंड प्रिपेयर था कि पैन इंडिया जॉब है, मुझे नहीं पता कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होएगी कहाँ नहीं होएगी। तो मैं अपना पहले ही माइंड प्रिपेयर करके आया हूँ, और जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करके वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। ओके सर, मतलब वो उस हिसाब से थोड़ा बताना, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल देने का तो यस इसमें ओके, थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर बताना, राइट? हाँ, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब आपको हाँ ही करनी है। अब देखो, जो बंदा इंटरव्यू में जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ना करेगा उस टाइम पे। हर बंदा हाँ करता है, ठीक है। बट एक हाँ भी ना थोड़ा सा ये नहीं होता कि हाँ सर मैं, एक थोड़ा सा हाँ में भी ना थोड़ा सा एक इज्जत होनी चाहिए, तहजीब होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हाँ कर सकते हो, 2 से 3 वर्ड ऐड करके हाँ कर दो। राइट सर, हम्म, डन, थैंक यू। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है? प्रियंका, हाय विवेक। एक्चुअली यू आर लेट हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब ये थोड़े टाइम में ना मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका, गूगल मीट का। तो आप वो देख सकते हो जो भी है, ठीक है। अगर आपका उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से मतलब टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपका क्लियर कर दूंगा वहाँ पे डाउट। थैंक यू। ठीक है, ओके, सर एक थैंक। लास्ट क्वेश्चन था, क्या दिनेश? एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ हाँ, ये मतलब एग्जाम का जो टाइमिंग रहता है 120 मिनट, राइट? तो एग्ज़ाम की जो उसमें टाइमिंग हमें रहती है। मतलब किस हिसाब से 120 मिनट 2 आवर्स का रहता है ना टोटल? हाँ हाँ, तो उसमें मतलब 1 2 3 एक है इंग्लिश रीजनिंग कौन, राइट, वो एक पार्ट है, और जो जो दूसरा है वो अलग पार्ट है। तो वो सब साथ में ही देना है कि वो 1 आवर में ये कंप्लीट होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा कुछ होगा? देखो एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कैसे था, बट ऐसा था कि आपको एक टोटल टाइम मिलता है, ठीक है, 120 मिनट्स। उसमें कोई सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं होती टाइमिंग की। तो आपको उसी हिसाब से, तभी मैं कह रहा था कि आप ये ना हो कि अपना सारे टाइम इंग्लिश में लगा दो। जब आपको लगे कि आपने इंग्लिश में सफिशिएंट क्वेश्चन कर दिए तो मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। आपको फिर लगता है कि आपने रीजनिंग में कर दिए, फिर मूव टू द नेक्स्ट। आप अपना इस हिसाब से टाइम बचाकर चलो कि जो लास्ट में प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम है उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है 120 मिनट्स टोटल दिए गए थे। राइट राइट सर, समझ गया। चलो, ओके गाइस, थैंक यू फॉर डन ज्वाइनिंग। सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय।